गुड इवनिंग एवरीबडी 11th क्लास स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, लेके माँ सरस्वती का नाम और करते हैं शुरू आज का काम। अब घर बैठे पढ़ाई होगी फ़ोन पर, जब आईटी एक्सपर्ट वंश कैमरामैन यश के साथ होंगे आपके अमित सर लाइव। केमिकल बॉन्डिंग में आपका पुनः एक बार फिर से स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, केमिकल बॉन्डिंग में कल हमने आपको पढ़ाए थे 2 टॉपिक, और 2 टॉपिक में जो पढ़ाया गया था उसमें एक तो बॉन्ड लेंथ आपको पढ़ाया गया और दूसरा बॉन्ड एंगल आपको पढ़ाया गया। आज हम तीसरा टॉपिक बॉन्ड लेंथ से मिलता जुलता ही शुरू करते हैं, और बॉन्ड लेंथ से मिलता जुलता टॉपिक है आज का, जिसे हम बॉन्ड एनर्जी के नाम से पहचानते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, बॉन्ड एनर्जी का मतलब होता है, द मीनिंग ऑफ बॉन्ड एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड। भाई सीधी सी बात है, एक पर्टिकुलर बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी, एक पर्टिकुलर बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी हमें देनी पड़ती है उसको बॉन्ड एनर्जी के नाम से पहचाना जाता है। लेकिन अगर हमें इसकी डेफिनेशन डिजाइन करनी हो तो हम कहेंगे द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ पर्टिकुलर काइंड ऑफ बॉन्ड। अगर हमें ऐसे 1 मोल तोड़ने पड़े, ऐसे 1 मोल बॉन्ड तोड़ने पड़े, तो जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको बॉन्ड एनर्जी के नाम से पहचाना जाता है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ पर्टिकुलर काइंड ऑफ बॉन्ड, राइट। बॉन्ड एनर्जी को हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के नाम से भी पहचानते हैं। सो राइट, यहां पर दूसरा पॉइंट है, बॉन्ड एनर्जी को हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के नाम से भी पहचानते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अब जानने की कोशिश करते हैं, अगर हमें बॉन्ड तोड़ने हैं, बॉन्ड ब्रेक करना है या किसी मॉलिक्यूल को ब्रेक करना है, तो बॉन्ड एनर्जी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है और कौन कौन से फैक्टर ऐसे होते हैं जिन पे बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिपेंड करती है। जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला फैक्टर, एंड दैट इज साइज। मेरे प्यारे बच्चों, आज के जो फैक्टर मैं अभी पढ़ाने वाला हूं, बॉन्ड एनर्जी के लिए कोई नए फैक्टर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बॉन्ड लेंथ के फैक्टर सारे अच्छे से आते हैं तो बॉन्ड एनर्जी भी आप इजीली कवर अप कर लेंगे। आज मैं पहले बॉन्ड लेंथ का हल्का सा रिकैप करता रहूंगा और साथ के साथ लिटिल एक्सटेंशन, हल्का सा जरा सा एक्सटेंशन उसी का ही बॉन्ड एनर्जी में करते रहेंगे। तो आज के लेक्चर में आपका पिछला रिवाइज भी हो जाएगा, प्रीवियस लेक्चर भी, और साथ के साथ बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी आपका कवर अप हो जाएगा। जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला फैक्टर, हमने बॉन्ड लेंथ में आपको बताया था, बॉन्ड लेंथ में बताया था कि जैसे जैसे साइज बढ़ता है, एटम का साइज बढ़ता है, बॉन्ड की लेंथ बढ़ती है, यानी कि साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। भाई साइज बढ़ता जाएगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी। अब आपसे मेरा सवाल है, मेरे पास एक बार इस लेंथ का बॉन्ड है, एक बार इस लेंथ का बॉन्ड है, मतलब बॉन्ड लेंथ ज्यादा, और एक बार मेरे पास इस लेंथ का बॉन्ड है। आपसे पूछता हूं, इस बड़ी चौक को तोड़ना आसान है, राइट, या इस छोटी चौक को तोड़ना आसान है? तो आंसर सीधा है, बॉन्ड की लेंथ ज्यादा, बॉन्ड उतना ही वीक होता है और आसानी से टूट जाता है। इसका मतलब लेंथ अगर ज्यादा होगी तो एनर्जी कम देनी पड़ेगी, और अगर बॉन्ड की लेंथ छोटी होगी तो उसे तोड़ने में एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। इसका मतलब अगर हम इस बॉन्ड को तोड़ते हैं जिसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है तो एनर्जी ज्यादा, सो बॉन्ड लेंथ कम, एनर्जी ज्यादा। यहां पर बॉन्ड की लेंथ ज्यादा और इसको तोड़ने में एनर्जी कम। इसका मतलब हम कह सकते हैं बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। जैसे जैसे बॉन्ड की लेंथ बढ़ती रहेगी वैसे वैसे बॉन्ड एनर्जी कम होती रहेगी। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले जब भी बॉन्ड एनर्जी पे क्वेश्चन आता है, आप आसानी से पहले बॉन्ड लेंथ के क्रम में मॉलिक्यूल्स को अरेंज कर लेना, और जो ऑर्डर बॉन्ड लेंथ का हो जाएगा उसका इनवर्स ऑर्डर हो जाएगा बॉन्ड एनर्जी का। एक बार फिर आगे बढ़ने से पहले, बॉन्ड की लेंथ ज्यादा, बॉन्ड की लेंथ ज्यादा, उसे तोड़ने में एनर्जी कम, लेंथ ज्यादा, एनर्जी कम, और अगर बॉन्ड की लेंथ अगर कम है तो उसे तोड़ने में एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी।
चलिए स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आज भी हम क्वेश्चंस बिल्कुल उसी तर्ज पे करने वाले हैं जैसे हमने कल कवर अप किए थे। क्वेश्चन आता है, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी, इन ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी। भैया बॉन्ड एनर्जी के क्रम में आपको फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स को आपने क्या करना है, फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स को आपने अरेंज करना है। सबसे पहला मॉलिक्यूल मैं लेता हूं HCl, दूसरा मैं लेता हूं HBr। आप समझ गए होंगे कि सर यहां पर थोड़ा सा बड़ा बना के क्यों दिखा रहे हैं। उसका रीजन होता है क्योंकि ब्रोमीन का साइज बड़ा होता है और अगर साइज बड़ा होगा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। कल भी हमने बताया था दो मॉलिक्यूल हैं, छोटे होते हैं तो बॉन्ड की लेंथ कम होती है, लेकिन अगर मॉलिक्यूल बड़ा होता है तो बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होती है। साइज बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। तो यहां पर क्लोरीन से बड़ा साइज होगा ब्रोमीन का तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। इसके बाद चलते हैं आयोडीन की तरफ। आयोडीन में बॉन्ड की लेंथ और ज्यादा होगी। तो आपसे क्वेश्चन आया कि भाई आपके पास HCl है, आपके पास HBr है और आपके पास HI है। इन तीनों मॉलिक्यूल्स को बढ़ते हुए बॉन्ड एनर्जी के क्रम में लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों अभी एक पॉइंट नोट लगा के लिख लीजिएगा, जब जब बॉन्ड एनर्जी पे क्वेश्चन आए पहले आसान बना के उसे बॉन्ड लेंथ के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज कर दीजिए। आप जानते हो साइज ऐसे बढ़ता जाएगा, बॉन्ड लेंथ इस प्रकार बढ़ती जाएगी, बॉन्ड लेंथ इस प्रकार बढ़ती जाएगी, ये ऑर्डर हो जाएगा बॉन्ड लेंथ का। और आप जानते हैं जो ऑर्डर बॉन्ड लेंथ का होगा दिस इज गोइंग टू बी द ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड लेंथ। ऐसे बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। और हमने बताया बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। इसका मतलब बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर होगा ये वाला, HCl की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा, उससे कम HBr और फाइनली सबसे कम जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो HI की होगी। यहां पर आप देखिएगा कि ये कलर आपको किस तरीके से दिखाई पड़ रहा है, राइट। ये आपका एक्चुअल ऑर्डर हो जाएगा एंड दिस इज गोइंग टू बी द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी। इसका मतलब बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा HCl की होगी और सबसे कम आपकी HI की होगी, जबकि बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा आपकी HI की होने वाली है, राइट। बॉन्ड लेंथ HI की ज्यादा होगी और बॉन्ड एनर्जी HCl की ज्यादा होगी। इस प्रकार आप छोटे छोटे क्वेश्चंस को बड़े आसान बना के बहुत अच्छे से मुस्कुराते हुए आसानी से करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। चलो प्यारे बच्चों बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, भाई आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि हमारे पास Cl2 है, हमारे पास Br2 है, हमारे पास Br2 है, राइट, और हमारे पास I2 है, और आपसे कहा जाए कि इन तीनों को बढ़ते हुए बॉन्ड एनर्जी के क्रम में अरेंज करिए। तो सबसे पहले साइज बढ़ता जाएगा, आप जानते हो साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड की लेंथ बढ़ेगी। इसका मतलब ये ऑर्डर हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी द ऑर्डर ऑफ, ये ऑर्डर हो जाएगा बॉन्ड लेंथ का। और आप जानते हैं जो ऑर्डर बॉन्ड लेंथ का होगा उसके जस्ट विपरीत बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। तो आसानी से आप लिखने वाले हैं कि भाई बॉन्ड एनर्जी Cl2 की सबसे ज्यादा होगी, Cl2 की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा, उससे कम होगी Br2 और सबसे कम जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो I2 की होगी। सो दिस इज गोइंग टू बी द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी। इस प्रकार 11th क्लास स्टूडेंट्स हम अपने कॉन्सेप्ट को जानबूझकर चाहे आसान बना दें और जानबूझकर चाहे टिपिकल बना दें। इसको किताबों में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा बना के दिया हुआ है। मैं ये कहता हूं अगर दो टॉपिक आपस में इंटरलिंक किए जा सकते हैं तो उन्हें लिंक करना चाहिए। अब हमने बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी को आपस में जोड़ दिया तो बस हो गया सारा कॉन्सेप्ट आसान। अगर आप बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर अच्छे से जानते हो तो बस उसके जस्ट रेसिप्रोकल होता है, उसका जस्ट इनवर्स होता है द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी। इस प्रकार आप हंसते खेलते मुस्कुराते हुए अपने कॉन्सेप्ट्स को बड़े आसानी से बड़े प्यार से डिजाइन कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास सी पार्ट। बताओ भाई CH4 के अंदर, CH4 में और CCl4 में किसके केस में बॉन्ड एनर्जी कम होगी और किसके केस में बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी।
मेरे प्यारे बच्चों, मैं यहां पर इसको ऐसे लिखता हूं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं CH3, एक बॉन्ड बस मैंने बना के दिखा दिया। भाई कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड है, दोनों एटम छोटे हैं, छोटे एटम अगर होते हैं, अगर एटम छोटा होता है तो बॉन्ड लेंथ कम होती है, राइट। इसी प्रकार अगर मैं CCl4 की बात करता हूं तो बस एक बॉन्ड आप बढ़ा के यहां पर दिखा दीजिए, क्लोरीन का साइज बड़ा होता है, अगर दो बड़े एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होती है, साइज बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। तो ये ऑर्डर आपका हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, दिस इज गोइंग टू बी द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। और आप लोग जानते हैं जो ऑर्डर बॉन्ड लेंथ का होता है उसके इनवर्स ऑर्डर होता है बॉन्ड एनर्जी का। सो आपकी जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो CH4 में बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, CH4 में बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपैरिजन टू CCl4। तो ये जो ऑर्डर है दिस इज गोइंग टू बी द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी, ये आपका बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर हो जाएगा। यहां पर आप देखेंगे बॉन्ड एनर्जी CH4 की ज्यादा होगी। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आकर आपका जो पहला टाइप होता है, फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल जो बॉन्ड एनर्जी पर आपसे पूछे जा सकते हैं, वो यहां पर आकर आपका खत्म होता है। MCQs में हमने जनरली देखा है कि ज्यादातर जो क्वेश्चन 11th क्लास स्टूडेंट्स आपसे पूछे जाते हैं, छोटे छोटे से न्यूमेरिकल बनते हैं, छोटे छोटे से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। किस पर बनते हैं? बॉन्ड लेंथ पर पूछ लेंगे, बॉन्ड एंगल पर पूछ लेंगे, बॉन्ड एनर्जी पर पूछ लेंगे। ये तीन छोटे छोटे से टॉपिक, और एक होता है डाइपोल मोमेंट जिसे आज हम लेटर हाफ में कवर अप करने वाले हैं। ये चार छोटे छोटे से टॉपिक ऐसे होते हैं जिन्हें आसान बना के अगर टीचर आपको समझा दे तो क्वेश्चन 100% हर लेवल का आपकी रेंज में, आपके डोमेन में होता है। चलिए अब यहीं पर अगर हम चाहें तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे? देखिए बेटे, माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, अब क्वेश्चन आपसे आता है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो मेरे पास कोई रिएक्शन इस प्रकार है, एक रिएक्शन है A2 प्लस B2 फॉर्मिंग 2AB। अब एक रिएक्शन का मतलब क्या है? एक रिएक्शन का मतलब, या एक रिएक्शन किस प्रकार होती है? रिएक्शन इस प्रकार होती है, रिएक्टेंट के बॉन्ड टूटते हैं और प्रोडक्ट्स के बॉन्ड बनते हैं। अब रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी होती है या स्पीड होती है वो इस बात पर डिपेंड करती है कितनी आसानी से, कितनी जल्दी से बॉन्ड टूट जाता है। जितनी जल्दी से रिएक्टेंट का बॉन्ड टूट जाता है, राइट, प्रोडक्ट उतनी जल्दी बनता है और रिएक्शन की रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होती है। सो ईजियर इज द क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, मोर विल बी द रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी के लिए यहां पर मैं पहले एक लाइन लिखता हूं, और मैं लाइन ये लिखता हूं, रिमेंबर दैट माई लाइन फॉर द रिएक्टिविटी इज, नोट दैट ईजियर इज द क्लीवेज, higher will be the reactivity, सो मेरे प्यारे बच्चों 11th क्लास स्टूडेंट्स, हमने कहा बॉन्ड जितनी जल्दी से टूट जाता है, ऐसे रिएक्टेंट की रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होती है। अब मैं आपसे पूछता हूं, जल्दी कौन टूटेगा? एक बार मेरे पास A और B के बीच में छोटा बॉन्ड है और एक बार A और B के बीच में बड़ा बॉन्ड है, तो शायद आंसर सीधा यही है, या A और A के बीच में एक बार बॉन्ड छोटा है और एक बार बॉन्ड बड़ा है, तो आपका सीधा आंसर क्या है? बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, बॉन्ड एनर्जी कम होगी, रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो यहां पर क्या है? साइज बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी कम देनी पड़ेगी, और जितनी एनर्जी बॉन्ड को तोड़ने में कम देनी पड़ेगी, रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। तो आप सीधा एक ही लाइन में, और कुछ नहीं, अगर 11th क्लास के लेवल पर अगर आप एक ही लाइन लर्न कर लेते हैं तो सारे कॉन्सेप्ट आपके आसानी से क्लियर हो जाते हैं। गौर फरमाइए, मैं रिपीट करता हूं, जरा ध्यान दीजिए। हमने कहा बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होगी, बॉन्ड उतनी आसानी से टूटेगा,
और रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी, रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी। ये बॉन्ड छोटा है, ये मॉलिक्यूल जल्दी नहीं टूटेगा, रिएक्टिविटी कम होगी। ये मॉलिक्यूल यहां बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, आसानी से टूट जाएगा, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, बॉन्ड एनर्जी कम, रिएक्टिविटी ज़्यादा। राइट? तो आप रिएक्टिविटी के केस में भी ये लिख सकते हैं, जो ऑर्डर बॉन्ड लेंथ का होता है वही ऑर्डर रिएक्टिविटी का होता है। बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाती है, और अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाती है तो मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है। अब इन्हीं सारे क्वेश्चन को अगर आप चाहें तो आप रिएक्टिविटी के क्रम में भी इन्हें अरेंज कर सकते हो। भाई दिस इज गोइंग टू बी द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, इसका इनवर्स हो जाएगा ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी, और आप जानते हैं जो ऑर्डर बॉन्ड लेंथ का होगा वही रिएक्टिविटी का होगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी, बॉन्ड उतनी आसानी से टूटता जाएगा जितना बड़ा बॉन्ड होता जाएगा, और रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी। बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी, रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब किसी भी रिएक्शन में अगर मैं HCl ले लूं, HBr ले लूं और HI ले लूं, तो HI की जो रिएक्टिविटी है वो HI की सबसे ज्यादा होगी एज कंपेरिजन टू HCl एंड एज कंपेरिजन टू HBr। अब आपसे बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है क्लास 12th के लेवल पर, और क्लास 12th के लेवल पे क्वेश्चन पूछा जाता है which reaction is more fast, या अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। एक बार A को रिएक्ट कराया जा रहा है HCl के साथ, एक बार A को रिएक्ट कराया जा रहा है HBr के साथ, और एक बार A को रिएक्ट कराया जा रहा है HI के साथ। यहां पर प्रोडक्ट बनते हैं, तब प्रोडक्ट बनता है, यहां प्रोडक्ट बनता है, और यहां प्रोडक्ट बनता है। तो आपको यह बताना है रिएक्शन किस केस में सबसे ज्यादा स्पीड पकड़ेगी, या किस केस में रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। तो शायद उसका आंसर आप लोगों के पास है, आंसर आसानी से आप तक पहुंच गया होगा। और आंसर क्या है? डिफरेंस जो आएगा रिएक्टिविटी में वो A के कारण तो नहीं आएगा, क्योंकि A तीनों के तीनों में कॉमन है। अगर डिफरेंस इन रिएक्टिविटी आएगा तो HCl, HBr और HI की वजह से आएगा। अब जो मॉलिक्यूल जितनी जल्दी टूट जाता है उतनी जल्दी से उतनी फास्ट उसकी रिएक्टिविटी होती है। HCl में बॉन्ड लेंथ छोटी होती है, बॉन्ड जल्दी से टूटता नहीं है, रिएक्टिविटी कम होती है, रिएक्शन स्लो होती है। HI में आपने देखा, HI में बॉन्ड की लेंथ ज़्यादा होती है, मॉलिक्यूल आसानी से टूट जाता है और रिएक्टिविटी फास्ट होती है। इसका मतलब HI के केस में जो रिएक्शन की रिएक्टिविटी होती है वो फास्ट होती है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सबसे पहले क्या काम करें, लें फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट, चलते हैं फिर नेक्स्ट टाइप की तरफ। अभी यहाँ पर आप फोकस करें, अगर सेकंड वाले केस में आपसे पूछा जाता है Cl2, Br2 और I2 में आपसे पूछा जाए बताओ भाई Cl2 की रिएक्टिविटी एक रिएक्शन में ज़्यादा होती है, Br2 की होती है या I2 की होती है। मान लो इसी रिएक्शन में एक बार Cl2 लिया जाए, एक बार Br2 और एक बार I2, तो I2 के केस में क्या होता है, बॉन्ड की लेंथ ज़्यादा होती है, ईजियर इज द क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, और आपको हमने बताया ईजियर इज द क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, हायर विल बी द रिएक्टिविटी। तो इस केस में आप ये देखेंगे कि जो रिएक्टिविटी होगी वो I2 की सबसे ज़्यादा होगी। इसका मतलब Cl2 से ज़्यादा रिएक्टिव Br2 और Br2 से ज़्यादा रिएक्टिव I2। इसी प्रकार अगर एक रिएक्शन हम CH4 की कराएं और एक रिएक्शन में अगर हम एज अ रिएक्टेंट अगर आप CCl4 को लेते हो, तो CCl4 में ईजियर इज द क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, बॉन्ड जितना बड़ा होता है उतनी आसानी से टूटता है और उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये होगा कि रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होगा वो ये होगा कि CCl4 की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी और CH4 की रिएक्टिविटी कम होगी। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपने देखा कि हमने रिएक्टिविटी हुई, बॉन्ड एनर्जी हुई और बॉन्ड लेंथ हुई, सबको एक ही फैक्टर से, साइज से हमने आपको समझा दिया। अब आप ले इसका स्क्रीनशॉट और चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। चलते हैं नेक्स्ट फैक्टर की तरफ, और नेक्स्ट फैक्टर आपका होता है जिस पे बॉन्ड लेंथ डिपेंड करती है। एंड सेकेंड फैक्टर आप याद करो, प्रीवियस लेक्चर में आपको समझाया गया था, एंड दैट इज मल्टीप्लिसिटी।
मल्टीप्लिसिटी। भाई मल्टीप्लिसिटी का मतलब होता है अगर दो कंबाइनिंग एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो मल्टीप्लिसिटी 1 है, अगर दो कंबाइनिंग एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड है तो मल्टीप्लिसिटी 2 है, और इसी प्रकार अगर अगर 3 बॉन्ड है तो मल्टीप्लिसिटी 3 है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको हमने बताया था एक बार ए और ए के बीच में सिंगल बॉन्ड, एक बार ए और ए के बीच में डबल बॉन्ड, क्लियर है, और एक बार ए और ए के बीच में ए और ए के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। आपको बताया गया जैसे जैसे मल्टीप्लिसिटी बढ़ती है, और एग्जाम्पल हमने लिया था एक बार टीचर और स्टूडेंट रिलेशनशिप है, एक बार टीचर और प्रिंसिपल रिलेशनशिप है, दो रिलेशन हो गए, डबल फोर्स हो गया मॉलिक्यूल्स के बीच, एटम्स के बीच में, और एक बार हमने बताया था कि वही टीचर आपको केमिस्ट्री पढ़ाता है, वही टीचर आपके स्कूल में प्रिंसिपल है, और वही टीचर आपके घर में से आपके चाचा हैं, तो ट्रिपल फोर्स हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे जैसे मल्टीप्लिसिटी बढ़ती है, बॉन्ड्स बढ़ते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है। यहां ट्रिपल टाइम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, मल्टीप्लिसिटी बढ़ेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, एटम्स पास आएंगे, और अगर एटम्स अगर पास आएंगे तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। इसका मतलब मल्टीप्लिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। और आप जानते हो जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ छोटी होती जाएगी, अगर बॉन्ड लेंथ छोटी है, बॉन्ड लेंथ कम, तो उसे तोड़ने में एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है। कहीं पे अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा तो उसे तोड़ने में एनर्जी कम। और आप जानते हैं इसका मतलब इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। मल्टीप्लिसिटी बढ़ती जाएगी, मल्टीप्लिसिटी बढ़ती जाएगी, बॉन्ड एनर्जी बढ़ती जाएगी। ऐसे भी समझ लो, एक बार सिंगल बॉन्ड तोड़ना हो, एक बार डबल तोड़ना हो, एक बार ट्रिपल तोड़ना हो, तो ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, राइट। एक बार सिंगल एक लकड़ी का टुकड़े से बांध दीजिए किसी चीज को, एक बार दो लकड़ी के टुकड़े से बांध दीजिए, और एक बार 3 लकड़ी के टुकड़े से आप बांध दीजिए। तो जैसे जैसे आप लकड़ी के टुकड़े बढ़ाते चले जाएंगे, बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। चलो बच्चों, अब फटाफट इसी क्वेश्चन में अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी एंड रिएक्टिविटी। तो आपको अब इन तीनों को बढ़ते हुए बॉन्ड एनर्जी और रिएक्टिविटी के क्रम में अरेंज करना है। कैसे करेंगे? बड़ा सरल, बड़ा आसान। भाई मल्टीप्लिसिटी बढ़ती जाएगी, आप जानते हैं मल्टीप्लिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। इसका मतलब बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। मल्टीप्लिसिटी बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, तो ये ऑर्डर रहेगा बॉन्ड लेंथ का। अब आप जानते हैं जो ऑर्डर बॉन्ड लेंथ का रहता है, बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहां बॉन्ड की लेंथ सबसे ज्यादा, एनर्जी सबसे कम। तो अब A2 इस वाले केस में A से ज्यादा बॉन्ड एनर्जी A डबल बॉन्ड A की होगी, और इससे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी A ट्रिपल बॉन्ड A की होगी। तो ये जो ऑर्डर है, दिस इज गोइंग टू बी द ऑर्डर, दिस इज गोइंग टू बी द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी। और आप जानते हैं बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। यहां पर क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी सबसे ज्यादा देनी पड़ेगी, यानी कि बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेगा, तो रिएक्टिविटी कम होगी। क्योंकि आपको हमने बताया है ईजियर इज द क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, हायर विल बी द रिएक्टिविटी। तो यहां बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेगा, तो रिएक्टिविटी कम होगी। इसका मतलब रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा ए की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, उससे कम रिएक्टिविटी A डबल बॉन्ड A की, और सबसे कम रिएक्टिविटी होगी A ट्रिपल बॉन्ड A की। तो आपने बड़े सरल तरीके से, बड़े आसान तरीके से क्या करना है, हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर लेना है। कोई क्वेश्चन इतना टिपिकल नहीं है, मुश्किल नहीं है, चीजें आसान हैं। आसान बनाओ साइज से, साइज से चलो बॉन्ड लेंथ पे ले जाओ। बॉन्ड की लेंथ अगर ज्यादा है तो एनर्जी कम है, एनर्जी कम है, बॉन्ड की लेंथ अगर कम है तो एनर्जी ज्यादा है। और आप जानते हैं जिस बॉन्ड को तोड़ने में जितनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, रिएक्टिविटी उतनी कम होगी, रिएक्टिविटी उतनी कम होगी। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल उसी प्रकार जैसे हमने लास्ट टाइम आपको क्वेश्चंस कराए थे, बिल्कुल सेम पैटर्न में आपने सारे क्वेश्चंस करने हैं। कैसे? क्वेश्चन आया नेक्स्ट, भाई बताओ, एक बार आपके पास F2 है, एक बार आपके पास F2 है, एक बार आपके पास
एक बार F2 है आपके पास, एक बार आपके पास दैट इज O2 है, और एक बार N2 है। अब आप जानते हैं F और F में सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड। तो आप साधारण तरीके से यहां पर ऐसे लिखेंगे, F और F सिंगल बॉन्ड, मल्टीप्लिसिटी बढ़ेगी, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड। तो अब आप जानते हैं बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ये हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, मल्टीप्लिसिटी बढ़ने से फोर्स बढ़ता है, एटम्स नजदीक आते हैं, बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम, इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा। अब सिंगल बॉन्ड तोड़ें, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड तोड़ें, एनर्जी सबसे ज्यादा जो देनी पड़ेगी, ऑर्डर हो जाएगा बॉन्ड एनर्जी का, ऑर्डर हो जाएगा ये। क्लियर है? इसका मतलब बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होगी एन ट्रिपल बॉन्ड एन की। और आप जानते हैं यहां बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेगा, तो रिएक्टिविटी N2 की सबसे कम, और सबसे जल्दी बॉन्ड टूट जाएगा, आसानी से F और F का बॉन्ड टूट जाएगा, तो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा F2 की होती है। अब क्लास 12th में एक क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन है बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है फॉर क्लास 12th। क्वेश्चन 11th क्लास स्टूडेंट्स बनता है, वाई N2 इज लीस्ट रिएक्टिव, वाई N2 इज लीस्ट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव। बताओ भाई ये गैस बड़ी कम रिएक्टिव क्यों होती है? तो भाई उसका सीधा सा आंसर है, और सीधा सा आंसर आप लोग दे सकते हैं बड़े प्यार से, ऐसे दे सकते हैं, सॉल्यूशन है भाई N और N में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब होता है हाई हाई बॉन्ड एनर्जी, हाई बॉन्ड एनर्जी। और आप जानते हैं देयरफॉर अगर बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, रिएक्टिविटी कम होगी, देयरफॉर लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव। क्योंकि आप लास्ट में एक लाइन और लिख देना, एनर्जी ज्यादा होने की वजह से, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होने की वजह से ईजियर जो क्लीवेज होता है बॉन्ड का वो संभव नहीं होता, और अगर बॉन्ड इजीली क्लीवेज नहीं होगा तो रिएक्टिविटी कम होगी। ऑलराइट, तो यहां पर आप लिख सकते हैं N और N के बीच में बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, इसीलिए बॉन्ड आसानी से टूटता नहीं है, और अगर बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेगा तो आपका जो मॉलिक्यूल है वो कम रिएक्टिव होगा। लास्ट पार्ट इसी टाइप में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई हमारे पास एल्केन है, हमारे पास एल्कीन है, और हमारे पास एल्काइन है, बताओ किस केस में बॉन्ड एनर्जी कम होगी और किस केस में ज्यादा होगी? मल्टीप्लिसिटी बढ़ती जाएगी, अगर मल्टीप्लिसिटी बढ़ती जाएगी इस प्रकार, तो बॉन्ड एनर्जी ऐसे बढ़ती जाएगी, ऐसे बढ़ती जाएगी, इसको तोड़ने में सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि यहां पर बॉन्ड सबसे जल्दी टूट जाएगा, और जहां पर बॉन्ड सबसे जल्दी टूटेगा उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। इसका मतलब रिएक्टिविटी एल्केन की सबसे ज्यादा होगी एज कंपैरिजन टू एल्कीन एंड एल्काइंस। तो एल्केन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है एज कंपैरिजन टू एल्कीन एंड एल्काइंस। आप इस बात को अभी यहां पर नोट लगा के लिख लीजिए, राइट। इस प्रकार हमने बॉन्ड एनर्जी से संबंधित दो फैक्टर हमने पढ़ लिए, रिएक्टिविटी हमने पढ़ ली, और हमने बॉन्ड लेंथ को किस प्रकार इन तीनों को हमने जोड़ा है ये हमने पढ़ लिया। सो बॉन्ड एनर्जी जिन दो बातों पर डिपेंड करती है, साइज और मल्टीप्लिसिटी। साथ के साथ अब चलते हैं वो तीसरा फैक्टर कौन सा होता है जिस पर हमारी बॉन्ड एनर्जी और रिएक्टिविटी डिपेंड करती है। चलते हैं उसकी तरफ, लेकिन उससे पहले हम इसको करने वाले हैं रब। थर्ड फैक्टर आपका आता है लोन पेयर। मेरे प्यारे बच्चों, वेस्पर थ्योरी में हमने आपको बताया कि लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा देता है। जैसे ही लोन पेयर आता है मॉलिक्यूल में रिपल्शन बढ़ता है, रिपल्शन बढ़ता है तो एटम दूर जाते हैं, एटम दूर जाएंगे बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, बॉन्ड की लेंथ बढ़ जाएगी, तोड़ने में एनर्जी कम देनी पड़ेगी, लेंथ ज्यादा एनर्जी कम और रिएक्टिविटी ज्यादा। बॉन्ड की लेंथ बढ़ती जाएगी, बॉन्ड आसानी से टूटेगा, रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो पढ़ते हैं तीसरा फैक्टर लोन पेयर। एग्जाम्पल वही, एक बार ए और बी लिया हमने, एक बार ए और बी में एक लोन पेयर ले लिया हमने, और एक बार ए और बी में हमने दो लोन पेयर ले लिए। तो होगा क्या, जैसे ही लोन पेयर आएगा, लोन पेयर आने से मॉलिक्यूल में रिपल्शन ज्यादा होता है, रिपल्शन ज्यादा आएगा, एटम्स दूर जाएंगे,
जैसे लोन पेयर और बढ़ेगा एटम और दूर जाएंगे। इसका मतलब ये जो ऑर्डर हो जाएगा, ये जो ऑर्डर हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी द ऑर्डर फॉर द बॉन्ड लेंथ। ये आपका बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। और आप जानते हैं जो ऑर्डर बॉन्ड लेंथ का होगा, इसका मतलब इसके केस में बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, जिसमें बॉन्ड लेंथ आप चाहो तो उसे बड़ा करके दिखा दो भाई, इसका मतलब यहां पर बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी। बॉन्ड लेंथ को बड़ा करके दिखा दो, बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, तोड़ने में एनर्जी सबसे कम। इसका मतलब बॉन्ड एनर्जी का जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर होगा ए बी, ये होगा बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर, ये हो जाएगा ए लोन पेयर बी, और सबसे कम बॉन्ड एनर्जी होगी ए लोन पेयर बी लोन पेयर। तो दिस इज गोइंग टू बी द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी, ये ऑर्डर हो जाएगा बॉन्ड एनर्जी का। और आप जानते हैं यहां बॉन्ड एनर्जी सबसे कम, रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा। यहां पर इस बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी कम देनी पड़ेगी, रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। यहां पर एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, इसका मतलब बॉन्ड इजीली नहीं टूटेगा, तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हो जाएगा ए बी से ज्यादा रिएक्टिविटी होगी ए लोन पेयर बी, और सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होगी ए लोन पेयर सिंगल बॉन्ड बी लोन पेयर। तो यहां पर दिस इज गोइंग टू बी द ऑर्डर एंड दिस इज गोइंग टू बी द ऑर्डर फॉर द रिएक्टिविटी। इसी प्रकार अब आपसे मान लो क्वेश्चन पूछ लिया जाए बड़े साधारण तरीके से, और क्वेश्चन आपसे यह पूछ लिया जाए, क्वेश्चन अब आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ भाई एफ और एफ में यहां 3 लोन पेयर होते हैं एक फ्लोरीन पर, एक 3 लोन पेयर होते हैं। बड़ा सुंदर बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन ये होता है, इसे आप कितने वे में डिजाइन कर सकते हो, राइट। इसके बाद आता है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है और साथ के साथ 4 लोन पेयर होते हैं। और इसके बाद नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में आप देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड होता है और एक एक लोन पेयर होता है। इस क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए 2 तरीके से बच्चे इसका आंसर लिख सकते हैं। क्या आंसर लिख सकते हैं? मल्टीप्लिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। मल्टीप्लिसिटी बढ़ती जाएगी, बॉन्ड एनर्जी बढ़ती जाएगी, इस बॉन्ड को तोड़ने में सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब आंसर आएगा दिस इज गोइंग टू बी द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑन बिहाफ ऑफ मल्टीप्लिसिटी। आप ये जो कह रहे हैं ये मल्टीप्लिसिटी के बिहाफ पे आप कह रहे हैं, लेकिन साथ के साथ एक और रीजन आप दे सकते हैं अपने आंसर को और सटीक और मजबूत बनाने के लिए। और क्या आप आंसर दे सकते हैं? आप एक और आंसर ये दे सकते हैं कि भाई यहां पर 3 और 3 6 लोन पेयर, यहां पर लोन पेयर कम, यहां पर सबसे कम। जहां लोन पेयर सबसे ज्यादा होंगे तो लोन पेयर में रिपल्शन मैक्सिमम होता है, लोन पेयर में मैक्सिमम रिपल्शन। तो फ्लोरीन में सबसे ज्यादा लोन पेयर होते हैं, रिपल्शन सबसे ज्यादा, बॉन्ड की लेंथ सबसे बड़ी, बॉन्ड की एनर्जी सबसे कम। तो आप यहां पर बॉन्ड की लेंथ सबसे ज्यादा और बॉन्ड की एनर्जी सबसे कम। यहां पर क्योंकि लोन पेयर कम है, 2 ही लोन पेयर हैं, रिपल्शन कम, एटम कंपैरेटिवली नजदीक, और एटम नजदीक होंगे बॉन्ड लेंथ कम होगी, बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो N2 को आप 2 कारणों से आप बता सकते हैं। पहला कारण मल्टीप्लिसिटी से आप बता सकते हैं, और दूसरा कारण आप लेस लोन पेयर होने के कारण भी आप आंसर दे सकते हैं कि भाई यहां पर क्या होता है, क्योंकि लोन पेयर कम होते हैं, रिपल्शन कम होता है, एटम्स नजदीक होते हैं और तोड़ने में एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है। तो आपकी इच्छा है, आपकी विश है, आप किस तरीके से अपने क्वेश्चंस को लिख पाते हैं, कैसे आसानी से आप लिख पाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अब तक के पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट में अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूं 11th क्लास स्टूडेंट्स, डेडिकेटिंग टू ऑल ऑफ यू। और ये क्वेश्चन आपके क्लास 12th के लेवल के लिए होता है, या जो बच्चे नीट और जेई की तैयारी करते हैं उनके लिए होता है। क्वेश्चन किस प्रकार है? क्वेश्चन है इस प्रकार, इट इज फॉर सीबीएसई 12th, राइट, सीबीएसई 12th के लिए, आईसीएसई 12th के लिए, और नीट के लिए और जेई के लिए आपसे क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो, मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आपसे पूछा जा सकता है। क्या है क्वेश्चन? सुनिएगा जरा। क्वेश्चन है, अरेंज
द फॉलोइंग, arrange the following in order of property indicated, in order of property indicated, in order of property indicated. प्रॉपर्टी इंडिकेटेड। अब ये क्वेश्चन जनरली 11th क्लास में आप कहीं भी अगर आप लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो ज़्यादातर टीचर्स जनरली इसको कराते नहीं हैं। ये जो क्वेश्चन होता है ये 12th के लेवल पे होता है इम्पोर्टेंट, और ये जो जनरली क्वेश्चंस अब हम आपको कराने वाले हैं ये नीट और जेईई में अगर आप अपियर हो रहे हैं तो वहाँ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। चलो जानने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन ये है, नंबर 1, HCl, HBr, HI, इन तीनों को बढ़ते हुए एसिडिक स्ट्रेंथ के क्रम में लिखना है। एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो शायद इसका आंसर बड़ा साधारण सा हो जाएगा, साधारण सा हो जाएगा। इसको आप जैसे ही सॉल्यूशन स्टार्ट करें तो अपने आंसर को और ब्यूटीफुल बनाएं। कैसे बनाएंगे ब्यूटीफुल? ब्यूटीफुल बनाएंगे इस प्रकार, यहां से H और यहां से Cl छोटा बनाओ, इसके बाद H और Br थोड़ा सा बड़ा बनाओ, और इसके बाद H और I सबसे बड़ा बनाओ। राइट, आंसर अपने आप आपको मिल जाएगा। ये ऑर्डर बॉन्ड लेंथ का हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ का हो जाएगा। एसिड का मतलब होता है वो सब्सटेंस जो बहुत जल्दी करके एच आयन छोड़ता है। और अब आप बताओ, ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा, ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा, या एच आई का बॉन्ड जल्दी टूटेगा? जितना बॉन्ड बड़ा होता है उतनी आसानी से बॉन्ड टूट जाता है। इसका मतलब सबसे जल्दी एच और आई का बॉन्ड टूटेगा, और अगर एच आई का बॉन्ड सबसे जल्दी टूटेगा तो सबसे जल्दी जो एच आयन है वो एच आई देगा। यहां पर बॉन्ड सबसे छोटा, इसका मतलब सबसे मजबूत, जल्दी से नहीं टूटेगा, तो ये एच आयन जल्दी से नहीं देगा। इसका मतलब एच आई मोस्ट एसिडिक एंड HCl इज लीस्ट एसिडिक। तो यहां पर दिस इज गोइंग टू बी द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ का ये ऑर्डर हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, ये था पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है, इन्हें बढ़ते हुए रिड्यूसिंग एजेंट के क्रम में लिखिए। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब भी यही होता है, कौन सब्सटेंस कितनी जल्दी हाइड्रोजन छोड़ता है वो उतना बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। आई रिपीट, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? जो जितनी जल्दी एच आयन छोड़ता है वो उतना बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। चलो बच्चों, कोशिश करते हैं जानने की। यहां पर भैया, यहां पर भी वही, सबसे जल्दी एच आयन एच आई छोड़ेगा। क्यों छोड़ेगा? बॉन्ड की लेंथ ज़्यादा है, यहां से एच जल्दी से निकल जाएगा। इसका मतलब रिड्यूसिंग एजेंट सबसे अच्छा एच आई होगा। तो सेकंड में भी आप लिख सकते हैं, HCl से बेहतर रिड्यूसिंग एजेंट HBr और सबसे बेहतर रिड्यूसिंग एजेंट HI। ये ऑर्डर हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट का। इसके बाद इसी में तीसरा पार्ट पूछा जा सकता है, HCl, HBr और HI को आपको थर्मल स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। थर्मल स्टेबिलिटी, इन द ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। मतलब अगर हीट करने लगे, थर्मल का मतलब हीट, स्टेबिलिटी टुवर्ड्स हीट। एक बार HCl को हीट किया जाए, एक बार HBr को हीट किया जाए और एक बार HI को हीट किया जाए, तो बताओ सबसे स्टेबल कौन सा होगा? कौन सा ऐसा होगा जो जल्दी से नहीं टूटेगा? जो जल्दी से नहीं टूटेगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा टुवर्ड्स हीट। आंसर, बॉन्ड लेंथ ज्यादा, हल्का सा हीट करोगे तुरंत टूट जाएगा, अनस्टेबल। बॉन्ड लेंथ सबसे कम, और बॉन्ड लेंथ जितनी कम होती है बॉन्ड उतना मजबूत होता है। हीट करोगे जल्दी नहीं टूटेगा, जल्दी नहीं टूटेगा, इसका मतलब ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा?
ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा HCl, HCl सबसे ज़्यादा स्टेबल, उसके बाद HBr और सबसे लीस्ट स्टेबल होगा HI। और ये आपका ऑर्डर हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी द ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। ये आपका थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा, दिस इज गोइंग टू बी द ऑर्डर फॉर थर्मल स्टेबिलिटी। अब आपका ये जो क्वेश्चन होता है इस प्रकार नीट, 12th, 11th, जेई, आपके ये जो क्वेश्चंस होते हैं बड़े आसानी से हंसते खेलते हुए, मुस्कुराते हुए आप इन क्वेश्चंस को कवर अप कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हमने एक छोटे से कॉन्सेप्ट से कितने बड़े बड़े क्वेश्चंस, कितनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस एक ही बात से, साइज से, बॉन्ड लेंथ से, बॉन्ड एनर्जी से, रिएक्टिविटी से, एसिडिक स्ट्रेंथ से, थर्मल स्टेबिलिटी से, रिड्यूसिंग एजेंट से, सबसे हमने कवर अप कर लिए। अब हम एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए आपको देते हैं और क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग in order of number 1 acidic strength, number 2 thermal stability, right, और नंबर थ्री रिड्यूसिंग एजेंट या रिड्यूसिंग कैरेक्टर। और किन किन को आपको अरेंज करना है? आपको अरेंज करना है नंबर 1 H2O, नंबर 2 H2S, नंबर 3 H2SE, नंबर 4 H2PE। आपने इन सबको बढ़ते हुए एसिडिक स्ट्रेंथ के क्रम में, थर्मल स्टेबिलिटी के क्रम में और रिड्यूसिंग एजेंट के क्रम में आपको अरेंज करना है। 11th क्लास स्टूडेंट्स, वीकेंड का ये डे था। आशा करता हूं बहुत अच्छे तरीके से, मस्त तरीके से, बिंदास तरीके से, चाहे कॉन्सेप्ट अब बॉन्ड एंगल का हो, चाहे कॉन्सेप्ट बॉन्ड लेंथ का हो, चाहे कॉन्सेप्ट बॉन्ड एनर्जी का हो, चाहे कॉन्सेप्ट आपका रिएक्टिविटी का हो, चाहे कॉन्सेप्ट एसिडिक स्ट्रेंथ का हो, चाहे कॉन्सेप्ट थर्मल स्टेबिलिटी का हो और चाहे कॉन्सेप्ट रिड्यूसिंग एजेंट का हो। आशा करता हूं बहुत बहुत अच्छे तरीके से आज के पूरे लेक्चर की ये बातें आपके दिमाग पे बैठ गई होंगी। अब इन्हें आप करो अपने दिल पे ट्रांसफ़र और ज़रूरत आन पड़ने पर, क्वेश्चन पेपर में आन पड़ने पर करोगे इसको आंसर सीट पे ट्रांसफ़र। लास्ट में एक इम्पोर्टेंट मैसेज आप सबके लिए। अब मंडे में हम जो क्लास लेने वाले हैं, अब हम मंडे में गैदर होंगे और क्लास मैं अपने घर पर लेने वाला हूं। तो आपको 2 दिन पहले ही ये सूचना दे दी जा रही है। मंडे में आप अपने पेरेंट्स को इंसिस्ट करें कि क्लास के लिए मंडे में रामबाग कॉलोनी में मेरे मकान पर, मेरे घर पे, यहाँ पर मैं क्लास कंडक्ट करने वाला हूँ। आप सब मंडे में यहाँ पर एकत्रित हो जाएंगे अपने रजिस्टर्स लेके, ताकि मैं रजिस्टर्स भी आपके अच्छे से चेक कर सकूँ। ऑल राइट। और पढ़ने वाले हैं उसी अंदाज में, जिस अंदाज में हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था। अब एक और नई थियरी जो 12th क्लास, नीट और जेई के लिए इंपॉर्टेंट होती है, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थियरी विद अमित चौहान सर, आप पढ़ेंगे मंडे में। थैंक यू।